आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे ब्रेन के बारे में, यानी कि मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, ब्रेन इतनी अहम चीज़ है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। आप जो खाते हैं, जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सुनते हैं, वो सब सिर्फ ब्रेन करता है। ठीक है, अगर ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो आपका शरीर बचेगा ही नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा किसी का अगर दिमाग ख़राब हो जाता है, दिमाग डैमेज हो जाता है तो कितना तकलीफ होता है। ठीक है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब ब्रेन कंट्रोल करता है। तो आज हम लोग ब्रेन को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन क्या होता है, कैसे काम करता है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा कौन सा काम करता है। देखिए, ब्रेन के अलग अलग हिस्से होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं ब्रेन को। तो पहले ये समझिए, ब्रेन के कुल 3 टाइप्स होते हैं, मतलब 3 टाइप्स मतलब पार्ट होते हैं। ब्रेन के कुल 3 हिस्से होते हैं। जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर में अलग अलग हिस्से हैं। जैसे हमारे शरीर में मुंह का अलग हिस्सा है, पेट का अलग हिस्सा है, पैर का अलग हिस्सा है, वैसे ही ब्रेन का अपना एक अलग अलग हिस्सा होता है। ठीक है, देखिए पहला है, तो देखिए ब्रेन के कुल 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो जिसको बहुत लोग होते हैं ना कि फोर ब्रेन क्या होता है, तो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है, तो हिंदी में जिसको समझना है वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, दोनों को आसानी होगी, बैलेंस बना के चलेंगे। अब समझते हैं। देखिए, ये तो मैंने बता दिया, इनका ये अलग अलग पार्ट होता है। अभी जो फोर ब्रेन है ना, इसका भी अपना अलग 2 तरीके का पार्ट होता है। ठीक है, फोर ब्रेन कुल 2 हिस्से में बटा होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, अब देखिए मान लीजिए मैंने बोला कि हमारे शरीर में एक अंग है चेहरा। अब देखिए, चेहरे में भी अपने अलग अलग पार्ट होते हैं ना। चेहरे में क्या है, नाक है, कान है, आँख है, मुंह है, चेहरे का अपना अलग अलग पार्ट है। उसी तरीके से अगर मैंने बोला फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन का अपना अलग अलग पार्ट है। ठीक है, तो फोर ब्रेन के कुल 2 पार्ट होते हैं। देखिए, तो देखिए फोर ब्रेन जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे कि हमारा चेहरा है, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, कहीं पे नाक है तो कहीं पे आँख है। उस तरीके से फोर ब्रेन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला उसका हिस्सा है सेरेब्रम, दूसरा हिस्सा है डायनसेफ्लॉन। ठीक है, तो अगर आपको समझना है सेरेब्रम, डायनसेफ्लॉन तो याद ही रख सकते हैं, डायन सेफ्लॉन, तो डायन अलग, सेफ्लॉन अलग। ठीक है, तो मिला के क्या बोलेंगे, डायनसेफ्लॉन। ठीक है, तो देखिए फोर ब्रेन का ये दो हिस्सा है। मिड ब्रेन का कोई भी हिस्सा नहीं है। मिड ब्रेन बेचारा छोटा सा है, तो उसका कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो हिंड ब्रेन है, जो पश्चिम मस्तिष्क है, उसके कुल 3 हिस्से हैं। पहला है पॉन्स, क्या है, पॉन्स। दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा, क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तीसरा है सेरेबेलम, क्या है, तीसरा सेरेबेलम। मैंने पिक्चर लगा दी है, आप देख लीजिए दिमाग किस तरह से दिखता है, मैं आपको समझा दी हूँ डिटेल में। ठीक है, तो ये इसके कुछ टाइप्स हैं, वो हम लोग ने देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग ये लोग को डिटेल में समझेंगे कि जो हमारा हिंड ब्रेन होता है वो क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन क्या होता है, ये सब को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो पहले आप क्या करिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मत मारना, लिख लीजिए। इससे क्या होगा, दिमाग में ज़्यादा देर तक चीज़ें टिकी रहेंगी। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग पहले शुरू करेंगे हिंड ब्रेन से, क्योंकि पहले हमें हिंड ब्रेन को समझना पड़ेगा आगे का दिमाग समझने के लिए। तो देखिए, चलिए अब हम लोग समझते हैं एकदम डिटेल में ब्रेन को। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि दिमाग को सुरक्षा प्रदान करने वाली ऐसी कौन कौन सी लेयर होती है। जैसे कि देखिए हमारा हाथ है। ठीक है, हमारा हाथ है, हाथ के अंदर देखिए हड्डी है, हमारे पूरे शरीर में हड्डी है। उस हड्डी को सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, हमारे ऊपर का जो चमड़ा है वो हमारी हड्डी को क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। उसी तरीके से हमारा दिमाग होता है। हमारा दिमाग जो होता है हमारे शरीर का बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है। ठीक है, अब हमारे दिमाग को कुछ ना हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए भगवान ने हमारे दिमाग के ऊपर अलग अलग सी सुरक्षा कवच दिया हुआ है, सुरक्षा कवच। ठीक है, जैसे कैसे रणभूमि में युद्ध वगैरह में लड़ने जाते थे राजा महाराजा, तो पूरा सुरक्षा कवच पहन लेते लोहे का। उसी तरीके से हमारे दिमाग के ऊपर अलग अलग सुरक्षा कवच है। वो सुरक्षा कवच में ढेर सारे सुरक्षा कवच हमारे दिमाग के ऊपर है, जो कि हमारे दिमाग को बचाती है। अब आइए उन सुरक्षा कवच मतलब उन कवरिंग का हम लोग नाम समझते हैं। तो देखिए समझिए, ये हमारा ब्रेन है, क्या ये हमारा ब्रेन है, दिमाग है। ठीक है, दिमाग के ऊपर का जो सबसे ऊपरी वाला लेयर होता है, सबसे ऊपर वाली परत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्किन यानी कि चमड़ा। ठीक है, देखिए अगर आप अपना ये बाल टकला कर देंगे, बाल छिलवा देंगे, तो क्या आ जाएगा, चमकौआ टकला मतलब स्किन आ जाएगी या चमड़ा आ जाएगा कि नहीं। देखिए अपने आपके बाजू में कोई टकला होगा, टकले को देखिए,
अपना बाल उसने छिलवाया होगा टकले ने, ठीक है। अब बाल छिलवाया है तो देखिए उसका टकला होगा, टकला मतलब क्या, वो चमड़ा है, ठीक है। तो सबसे ऊपरी वाली जो सतह होती है जो आपके दिमाग को सुरक्षा प्रदान करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। स्किन मतलब चमड़ा। अब देखिए स्किन के बाद जो दूसरी लेयर होती है, आपके दिमाग को सुरक्षा प्रदान करती है, वो होती है स्कल। स्कल मतलब देखिए स्कल क्या होता है, बहुत लोगों को स्कल ही नहीं पता होगा, मैं फोटो लगा दूंगी स्कल, वो देख लीजिए, आप समझिए। देखिए तांत्रिक लोग को आपने टीवी में देखा हो, जो तांत्रिक लोग होते हैं टीवी में, देखिए गले में, अपने पूरे गले भर में वो हड्डी पहने होते हैं, मुंह वाला हड्डी होता है, ऐसे करिए हड्डी बना होता है, ठीक है। वो लोग हड्डी पहने होते हैं पूरा, स्कल, खोपड़ी पहने होते हैं कि नहीं, वो खोपड़ी किसका बना होता है, हड्डी का होता है, हड्डी का, तो ठीक है। तो जो दूसरी लेयर होती है हमारे दिमाग के ऊपर, वो कौन सी लेयर होती है, वो खोपड़ी वाली लेयर होती है, खोपड़ी वाली हड्डी होती है, वो क्या होती है, हड्डी, ठीक है। अब देखिए, अब जो तीसरी लेयर है जो कि हमारे दिमाग को बचाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे डुआ मैटर। क्या बोलेंगे, डुआ मैटर। तो जो तीसरी लेयर होती है जो कि हमारे दिमाग को बचा के रखती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डुआ मैटर। अब देखिए जो तीसरी लेयर होती है जो कि हमारे दिमाग को बचा के रखती है, उसे हम लोग बोलते हैं अरेक्नॉइड। क्या बोलते हैं, अरेक्नॉइड। हिंदी में लिख देती, बहुत लोग को नहीं आ रहा होगा, अरेक्नॉइड, ठीक है। तो जो चौथी लेयर होती है जो कि हमारे दिमाग को बचा के रखती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अरेक्नॉइड। क्या बोलते हैं, अरेक्नॉइड बोलते हैं। अब देखिए अरेक्नॉइड मैटर के बाद जो ये अरेक्नॉइड वाली परत है, परत, उस परत के बाद भगवान ने बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी। तो देखिए ये जो आपकी अरेक्नॉइड लेयर है, इसके बाद भगवान ने बीच में जगह छोड़ दी है, ऐसे जगह छोड़ दी है, ठीक है, जगह छोड़ दी है। और जगह छोड़ने के बाद फिर भगवान ने एकदम आखिरी लेयर बनाई है, एकदम आखिरी लेयर। उस आखिरी लेयर का नाम है पिया मैटर। क्या बोलते हैं, पिया मैटर। अब देखिए मैंने खोपड़ी को थोड़ा दूर बनाया है, पर जो पिया मैटर होता है ना, पिया मैटर, वो खोपड़ी से एकदम चिपका होता है। क्या होता है, एकदम खोपड़ी से चिपका होता है, ठीक है, खोपड़ी से एकदम चिपका होता है। तो जो एकदम आखिरी वाला लेयर है, आखिरी वाली जो सतह है पिया मैटर, वो खोपड़ी से एकदम चिपकी होती है, इतनी पतली होती है ना कि आप छुएंगे ना तो मतलब ब्रेन का एकदम खत्म ही हो जाएगा। आप ये जो पिया मैटर होता है ना, पिया मैटर होता है दिमाग में इस हद तक चिपका होता है कि आप उसे उचाड़ भी नहीं सकते। मतलब सोचो कि निकाल लो आप दिमाग के अंदर से वो वाली लेयर, तो आप निकाल नहीं सकते हैं। देखिए वो लेयर कितनी पतली होती है, समझिए। आपने दूध देखा है, दूध के ऊपर देखिए मलाई जम जाती है, एकदम पतली वाली मलाई, तो उस मलाई बराबर दिमाग के ऊपर वो लेयर बनी होती है। तो पिया मैटर मलाई इतनी पतली होती है, ठीक है, जो कि एकदम दिमाग से चिपकी होती है, दिमाग के अंदर घुसी होती है, तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे उसे, ठीक है। तो देखिए, तो पहली लेयर कौन सी है, स्किन। पहली लेयर कौन सी, दिमाग की, स्किन, बोलते जाओ। दूसरी लेयर स्कल, तीसरी लेयर डुआ मैटर, चौथी लेयर एक्रोनॉइड, पांचवी लेयर पिया मैटर। कितनी, पिया मैटर, ठीक है। जो देखिए इधर देखो, जो हमारा डुआ मैटर है, ठीक है, और जो हमारा एरेक्नॉइड है, और तीसरा जो हमारा पिया मैटर है, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं मेनिंजिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजिस, ठीक है। तो जो ये हमारा डुआ और एरेक्नॉइड, जो पिया, जो ये तीनों आपस में चिपकी हुई हैं, तीनों देखो आपस में है ना, इधर पास पास, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए हमें गलती से चोट लग गई, समझिए डुआ मैटर में कहीं गलती से चोट लग गई, फिर एरेक्नॉइड वाले मैटर में चोट लग गई, या फिर पिया मैटर में गलती से में चोट लग गई, तो वो ये तीनों किसके अंदर में आ रही है, ये तीनों मेनिंजिस के अंदर में आ रहा है। तो अगर इन तीनों सतह पे हमें कहीं पे भी चोट लग गई या फिर घाव लग गया, तो हम लोग उस बीमारी को क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस हो गया। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। नाम इसका क्या है, मेनिंजिस। तो इससे जुड़ी कोई भी बीमारी होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस बोलेंगे। समझ में आ गया आपको। तो पहली लेयर क्या है, स्किन, दूसरी लेयर स्कल यानी कि खोपड़ी, तीसरी लेयर डुआ मैटर, चौथी लेयर एरेक्नॉइड, पांचवी लेयर पिया मैटर। पिया मैटर दिमाग में एकदम चिपकी होती है। तो डुआ मैटर, एरेक्नॉइड और ये जो हमारी पिया मैटर होती है, तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। मेनिंजिस से जुड़ी कोई बीमारी होती है उसे क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये मैंने इसलिए बोला जिससे कि आपको एक बार में याद हो जाए। तो जब भी कोई चीज़ पढ़िए तो उसे तुरंत बोलने, अपने मन में उसे पढ़िए, ठीक है। तो आपको भी पता चलेगा कि आप कितने लेवल तक आपको वो चीज़ याद है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में मारना, लिख लो। अब देखिए
मैंने आपको पहले बोला था कि दिमाग का जो मैंने टाइप बताया था, अलग अलग प्रकार बताए थे, दिमाग के अंदर कौन कौन से अलग अलग पार्ट होते हैं। अगर आपने वो लिखा है तो आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट मारा है तो फ़ायदा नहीं है। देखिए लिखा होगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा। अभी मैं समझाने वाली हूँ हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में कितने टाइप थे, कितने कौन कौन से अलग अलग पार्ट थे हिंड ब्रेन के। पहला कौन सा था, पहला था हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा था पॉन्स, तीसरा था सेरेबेलम, ठीक है। तो मैं आपको हिंड ब्रेन जब समझाऊंगी तो मैं इन तीनों चीज़ का बार बार नाम लूंगी। अगर आपके पास आपने जो लिखा है किताब में, अगर आपके पास वो होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देख देख के आप समझ लेंगे उसे। तो देखिए पहले ब्रेन में पहले 3 पार्ट थे। पहला कौन सा था फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के बाद अग्र मस्तिष्क हम लोग बोलते थे। जो दूसरा वाला था मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। तीसरा वाला कौन सा था हमारा, हिंड ब्रेन था यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। तो आज हम लोग पश्चिम मस्तिष्क को भी हम लोग समझने वाले हैं। हालांकि हिंड ब्रेन एकदम आखिरी वाला पार्ट है, जो कि आप लोग ज़्यादातर पहले आप लोग अगर कोई पढ़ता होगा तो आप लोग पहले फोर ब्रेन पढ़ लेते हैं, पहले सेरेब्रम पढ़ लेते होंगे। पर हम लोग शुरू करेंगे हिंड ब्रेन से, क्योंकि देखिए सेरेब्रम को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको हिंड ब्रेन पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग उसे पढ़ते हैं। देखिए ये ऊपर का हल्का सा दिमाग है, मैंने उतनी अच्छे से बनाया नहीं है, मैंने मुझे क्योंकि हमें समझना ये सब सेरेब्रम वगैरह के अंदर में आता है, हमें समझना है इधर हमारा ये मेन पार्ट है, हिंड ब्रेन को हमें समझना है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसके ऊपर फोकस करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, ड्राइंग नहीं आती, हमें समझना क्या हिंड ब्रेन समझना, तो पहले वो समझ। हिंड ब्रेन में कुल कितने पार्ट हम लोग ने पढ़े थे, बताओ हम लोग ने कुल कितने पार्ट पढ़े थे। हम लोग ने पहला पढ़ा था पोन्स, हम लोग ने क्या पहले देखा था, पोन्स देखा था। दूसरा हम लोग ने देखा था मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला, मैं हल्का मेडुला लिख देती हूँ। तीसरा हम लोग ने देखा था सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम। अब देखिए इन तीनों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखिए जो ये नीचे वाला पार्ट है, एकदम नीचे वाला जो दिमाग का आप देख रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसे बोलते हैं मेडुला। क्या बोलेंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या बोलेंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है उसे मेडुला ऑब्लोंगेटा। देख तो जो दिमाग है आपका एकदम नीचे देखिए, मैंने पिक्चर लगाई, एकदम नीचे देखिए लकड़ी जैसा बना हुआ है, एकदम देखिए नीचे लकड़ी ऐसे है, फिर ऐसे ऊपर दिमाग बना हुआ है। तो ये जो नीचे की लकड़ी वाला पार्ट है ना, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसा बनाऊंगी बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा ये कहाँ था। तो जो दिमाग का एकदम नीचे वाला पार्ट है लकड़ी की तरह दिख रहा है जो आपको, वही है हिंड ब्रेन, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए हिंड ब्रेन का जो एकदम नीचे वाला पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और जो ये दूसरा वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉन्स बोलते हैं, ठीक है, पॉन्स। अब देखिए हम लोग ने देखा था जब हम लोग दिमाग का अलग अलग पार्ट देख रहे थे, तो पहला पार्ट था फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट था मिड ब्रेन। मैंने बताया था मिड ब्रेन छोटा होता है, उसका कोई अलग पार्ट नहीं होता है। तो देखिए जो एकदम ऊपर वाला ना, ऊपर वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोग मिड ब्रेन के बारे में पढ़ लेंगे और हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला कौन सा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, दूसरा वाला पोन्स, ठीक है। अब देखिए ये जो पत्ती जैसा आपको दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं सेरेबेलम, ठीक है। क्या बोलेंगे, सेरेबेलम, सेरेबेलम। तो देखिए हम लोग को क्या क्या समझना था, पोन्स समझना था, मेडुला समझना था, सेरेबेलम। यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं, मेडुला है, सेरेबेलम है, पोन्स है। अब देखिए बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये दिमाग कैसे आ गया, दिमाग, ये दिमाग दिख कैसे रहा है, दिमाग तो अलग तरीके से होता है। तो देखिए मैंने फोटो लगाया है, देखिए पहले आप दिमाग को देखिए, दिमाग देखिए ऊपर से दिमाग दिख रहा है आपको, देखिए बीच में हल्का सा कटिंग टाइप है, वो आपको ऊपर से दिमाग देखेंगे। जब आप ऊपर से दिमाग देखेंगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे मैं फोटो लगा रही हूँ। अब देखिए मान लीजिए आपने फूल गोभी लिया, फूल पत्ता गोभी नहीं, फूल गोभी, ठीक है, वो फूल गोभी। मान लीजिए आपने फूल गोभी को लिया, ठीक है। अब समझिए किसी को फूल गोभी, आधी फूल गोभी बनानी है, ज़्यादा परिवार नहीं है, तो हम लोग ऐसे ज़्यादा परिवार नहीं होता, हम लोग आधा काट के बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमने फूल गोभी को बीच में से काटा, तो देखिए फूल गोभी ना कुछ पेड़ की तरह दिखती है। देखिए जब फूल गोभी को कॉलीफ्लावर को जब हम लोग बीच से काटेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है ना, दो भाग हो जाएंगे तो इस तरीके से दिखता है ना। तो उसी तरीके से हम लोग ने दिमाग को लिया, पूरा दिमाग एकदम खड़ा दिमाग था, ठीक है, पूरा खड़ा दिमाग था, उसे उठाया, उसको देखिए बीच में से हम लोग ने काट दिया। मैंने आपको दिखाया था कि ब्रेन के ऊपर देखिए, ब्रेन के ऊपर, दिमाग के ऊपर हल्का सा ऊपर से कट लगा होता है, ठीक है, कट लगा ही नहीं, आपको दिखाया मैंने, कट लगा हुआ है। उसी कट को हम लोग, उसी दिमाग को लेके अगर हम लोग इसे चीर दें, वो जो दिमाग है पूरा उसको हम लोग दो हिस्सों में तोड़ दे, चीर दे, गोभी की तरह काट दे, तो एक हिस्सा अलग हो जाएगा, एक हिस्सा अलग हो जाएगा। अब मान लीजिए दिमाग का जो दो अलग हिस्सा हुआ है उसके एक हिस्से को हम लोग ने पकड़ा और यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे उसका फोटो लगा दिया। तो अब हम लोग दिमाग के उसी हिस्से को समझेंगे, ठीक है। हमें दिमाग को अंदर से समझना है। ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये है सेरेबेलम। आपको हल्की हल्की मेरी शायद आवाज़ कट रही होगी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, पर उतना तो आवाज़ आ ही रही होगी आपको, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, सेरेबेलम। अब समझते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होता है, क्या किस तरीके से होता क्या है इसके अंदर आखिर में। अब देखिए
आपने सुना होगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड नाम सुना है आपने। अब देखिए मैं फोटो लगा दूंगा, आप लोग स्पाइनल कॉर्ड देख लीजिए। देखिए स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके होगा, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो देखिए आपका दिमाग यहाँ से शुरू होता है, लकड़ी जैसे यहाँ पे शुरू होता है, तो इसके नीचे जो पूरा होता है ना, इसके नीचे जो आपकी रीढ़ की हड्डी वगैरह होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो जो आपकी पीठ में ऐसी लंबी सी निकली होती है ना, सांप जैसी कुछ तो निकली होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। आप देखिए जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड आपके दिमाग के अंदर घुसा, ठीक है, जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड दिमाग के अंदर घुसा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए कैसे, आप समझिए मिड ब्रेन के ऊपर आप खड़े हैं, मिड ब्रेन के ऊपर आप खड़े होकर अगर मिड ब्रेन के अंदर झांकेंगे ना तो आपको दिखेगा कुछ तो पाइप जैसे कुछ तो अंदर गया हुआ है, पाइप जैसे अंदर गया हुआ है, ठीक है, खोखला पाइप जैसे कुछ तो अंदर गया हुआ है। आपने छत वगैरह पे देखो, छत वगैरह पे पाइप बनाई होती है, पाइप मतलब किस लिए, जिससे छत पे पूरा पानी भर जाए तो पाइप के जरिए पानी नीचे चला जाए। उसी तरीके से कुछ तो हमारे दिमाग में ना ऐसे पाइप जैसा बना होता है, उसी पाइप के अंदर भरा होता है गीला पदार्थ, गीला पदार्थ यानी कि लिक्विड भरा होता है, ठीक है। तो ये पाइप जैसे से कुछ तो बना होता है, ठीक है, ये पाइप जैसे ऐसा कुछ तो बना है। अब ये पाइप आएगा ना तो ये पाइप देखेगा, बाप रे बाप, इधर भी जगह है, इधर जगह है, सेरेब्रम को मैं 1 मिनट के लिए मिटा देती हूँ, ठीक है। तो ये पाइप देखेगा, बाप रे बाप, इधर भी जगह है, तो पाइप क्या करेगा आपका, ये पाइप ना इधर ऐसे घुस जाएगा, ऐसे घुस जाएगा, ठीक है। घुसने के बाद फिर ऐसे निकल जाएगा, फिर ऐसे से करके वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करके नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इस पाइप के अंदर चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, क्या भरा होता है, चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, गीला पदार्थ भरा होता है। इसी गीले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल, ठीक है। तो ये जो गीला गीला पदार्थ है जो कि पूरा भरा हुआ है, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, सेरेब्रो स्पाइनल। क्या बोलेंगे, सेरेब्रो स्पाइनल। अब देखिए ये जो चोंच जैसा निकला हुआ, ये चोंच जैसा निकला हुआ है, इसी चोंच के ऊपर क्या बना होता है, सेरेबेलम। क्या बना होता है, सेरेबेलम। तो सेरेबेलम के अंदर लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का क्या नाम है, सेरेब्रो स्पाइनल। और इसी चोंच के अंदर क्या बना होता है, सेरेबेलम। क्या बना होता है, सेरेबेलम, ठीक है। तो चोंच किसके अंदर घुसी हुई, सेरेबेलम के अंदर, और सेरेबेलम इसे ढक लिया है। जैसे देखिए ये मेरी मुट्ठी है, ये मुट्ठी के अंदर चोंच घुसी और मैंने मुट्ठी को ढक लिया। अब क्या आपको चोंच दिख रही है, बाहर से चोंच दिख रही है क्या। तो जो मैंने फोटो लगाया है, देखिए दिमाग के बाहर देखिए ऐसे बाजू में फूल पेड़ की तरह कुछ तो बना होगा, पेड़ की तरह देखिए कुछ तो बना है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेरिबेलम बोलेंगे। और सेरिबेलम के अंदर ये चोंच बना हुआ है। क्या आपको चोंच दिख रहा है, फोटो में नहीं दिख रहा है, देखिए ये मेरा सेरिबेलम है, चोंच गया, क्या आपको दिख रहा है, चोंच दिख रहा है, इधर से आपको चोंच दिख रहा है, कुछ तो पूरा ढक लिया ना, सेरिबेलम ने क्या कर लिया, ढक लिया। तो ये चोंच गई है, सेरिबेलम इसे पूरा ऊपर से ढक लेता है। समझ में आ गया। तो देखिए जब आपका स्पाइनल कॉर्ड आपके दिमाग के अंदर, जब आपका स्पाइनल कॉर्ड घुसता है, तो जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड दिमाग के अंदर घुसा उसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, तो आपका नाम चेंज हो जाता है ना, चेंज हो जाता है ना। किसी का नाम चीकू, किसी का नाम मंगरू होगा, स्कूल में जाके उसका नाम हो जाएगा वेदांत, शिवांश, ऐसे करके नाम हो जाता है। उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड जैसे ही दिमाग में घुसा, दिमाग वाले कहेंगे अपना नाम चेंज करो, नाम चेंज करो, तो स्पाइनल कॉर्ड अपना नाम चेंज कर लेगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सॉन। क्या हो जाएगा, एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन कुछ इस तरीके से दिखता है, एक्सॉन, ठीक है। अब ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर बना होता है, ऐसे करके कुछ तो बना होता है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है, न्यूरॉन। तो जैसे ही ये एक्सॉन आपके दिमाग के अंदर जाएगा, इसके साथ साथ ये न्यूरॉन भी जाएगा। और ये न्यूरॉन क्या करता है, दिमाग के अंदर जाके चुगली करता है। जैसे देखिए अगर आपको किसी ने एक तमाचा खींच के दिया तो ये न्यूरॉन क्या करेगा, फटाक से जाके ब्रेन को चुगली करेगा, भैया हो एक तमाचा लग गया है ना, ठीक है। अगर किसी ने आपको चिमटी काटा तो ये न्यूरॉन क्या करेगा, फटाफट जाके ब्रेन को बताएगा, चिमटी काटा किसी ने, तो ब्रेन कहेगा अरे चिमटी काट दिया, ठीक है। तो सारी चुगली आपके शरीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी खबर कौन रखता है, न्यूरॉन। और जाके किसको बताएगा, ब्रेन को। जैसे कि देखिए समझ, सबके घर में ऐसा नहीं होता, मैं पहले से बता रही हूँ। देखिए कोई सास ससुर है, ठीक है, सास ससुर होते हैं घर में, उनके समझिए 3-4 बहू है और एक ननद है, समझ चलिए, अपने साथ मत ले लेना इसे, ठीक है। ननद है तो देखिए अगर 3-4 बहू ना सास के बारे में कुछ कह रही होंगी ना, अरे ऐसी है वो भी एकदम पगलेट है, तो जो ननद होगी ना, अगर ननद गलती से सुन लेगी ना वो सारी खबर, तो जाके सीधे चुगली करेगी किसको, अपनी मम्मी को, ठीक है, जो कि सास है, ठीक है, अपनी मम्मी को जाकर सारी चुगली करेगी। तो मम्मी क्या है, ब्रेन है, ननद क्या है, न्यूरॉन है, और सारी खबर जाके न्यूरॉन ब्रेन को देता है। उसी तरीके से जैसे ननद सारी खबर जाके सास को देती है, सारी चुगली करती है। अगर आपके शरीर में कुछ भी होता है तो सारा खबर जो हमारा न्यूरॉन होता है वो जाके दिमाग को दे देगा। समझ में आ गया आपको, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में कौन कौन सी हरकतें होती हैं। जैसे कि आपका चेहरा है, आपका चेहरे में अलग अलग काम हो रहा है, कोई देख रहा है तो कोई खा रहा है, तो कोई सूंघ रहा है, कोई सुन रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो पूरा ब्रेन है, सब जगह पे अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया,
ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या होता है, मिड ब्रेन पोन्स, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और ये क्या है, पत्ते जैसा बना हुआ है, जो पेड़ जैसा बना हुआ है, सेरेबेलम। सेरेबेलम के अंदर चोंच जैसी निकली होती है, इसी चोंच के अंदर ढेर सारा पानी भरा होता है। उस पानी का क्या नाम होता है, सेरेब्रोस्पाइनल। क्या नाम होता है, सेरेब्रोस्पाइनल, ठीक है। और क्या आपको ये चोंच दिखती है, नहीं, चोंच पूरी नहीं दिखती है आपको। ये सेरेबेलम क्या करता है, चोंच को एकदम ढक लेता है, ठीक है, छुप जाएगा, तो चोंच क्या जाएगी, ढक जाएगी। एक्सॉन अपने साथ साथ क्या लेकर जाता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या करता है, पूरे दिमाग से जाकर चुगली करता है। दिमाग को सारी खबर कौन देता है, न्यूरॉन देता है। आपके शरीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पानी पिया कि नहीं पिया, सोया कि नहीं सोया, सारा जगह न्यूरॉन बताएगा, ठीक है। अब इतना आपको लिखना है तो लिख लीजिए, आगे समझते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड अंदर से जाता है नीचे, ठीक है। अब देखिए, जब ढेर सारा एक्सॉन ऊपर जाएगा, ठीक है, एक्सॉन ऊपर जाता है, तो मैंने बताया था एक्सॉन के साथ साथ न्यूरॉन भी जाता है। मैंने फोटो लगाया होगा, न्यूरॉन का ऐसे कुछ तो ऐसे निकला होगा, ऐसे करके निकला होगा ऐसे बीच में, और नीचे से डंठल जैसी होगी। ये डंठल जैसा क्या होता है, एक्सॉन होता है। जो ऊपर बना हुआ है क्या होता है, न्यूरॉन। फोटो देख लो, ठीक है। तो ये एक्सॉन गया ऊपर, एक्सॉन के साथ साथ कौन जा रहा है, न्यूरॉन जा रहा है, ठीक है। ढेर सारा न्यूरॉन जाएगा, ठीक है, न्यूरॉन जाएगा। अब देखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा ना अपना अलग से डिपार्टमेंट संभाल के रखता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा अपना अलग से डिपार्टमेंट संभालता है कि मैं भैया ये काम करूँगा। अब देखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या क्या काम करता है, देखिए, जब ढेर सारे न्यूरॉन एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं ना, जहाँ पे ढेर सारे न्यूरॉन इकट्ठा होते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं सेंटर। क्या बोल देते हैं, सेंटर, ठीक है। तो जहाँ पे ढेर सारा न्यूरॉन इकट्ठा होगा ना, उधर अलग तरीके से काम होगा। जहाँ यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ढेर सारा न्यूरॉन इकट्ठा हो गया, तो इधर अलग काम होगा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से न्यूरॉन इकट्ठा होंगे। तो जहाँ पे अलग एक समझिए एकजुट न्यूरॉन कुछ अलग काम करेगा, तो एकजुट न्यूरॉन कुछ अलग काम करेगा। समझिए यहाँ पे ढेर सारा न्यूरॉन है, ठीक है, तो ये अपना कुछ अलग अलग काम करेगा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में अलग अलग डिपार्टमेंट है जो कि अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। पर ये न्यूरॉन को लाया कौन, ये न्यूरॉन को लाया है एक्सॉन ने लाया है। किसने लाया है, एक्सॉन ने लाया है, ठीक है। अब देखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या क्या काम करता है वो समझिए। देखिए, आप सांस लेते हैं ऊपर, ठीक है, आप सांस खींचिए, सांस खींचती है, देखिए आपको लगता है कि आपके फेफड़ा उठ रहा है, आपको फेफड़ा उठ रहा है। वो फेफड़े को देखिए, ये हमारा फेफड़ा, इधर समझिए हमारा फेफड़ा है, ठीक है। ये फेफड़े को उठाता है, नीचे एक चीज़ होती है डायफ्राम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, हमारे फेफड़े को ऊपर उठाता है। तो जब हम सांस ऊपर लेते हैं, तो हमारे डायफ्राम को कैसे पता चलेगा कि भैया ऊपर उठना है, ऊपर उठ जाओ, सांस खींच रहा है। तो वो चीज़ कौन बताता है, ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ना, ये फटाक से जाके हमारे फेफड़े को बताएगा। फेफड़े को किसको, मतलब डायफ्राम को जाके बताएगा कि डायफ्राम भैया सांस ऊपर ले, ये इंसान जो है ना सांस ऊपर ले रहा है, तो अब तुम भी उठ जाओ। तो जैसे आप सांस ऊपर लेंगे, तो देखिए ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, डायफ्राम ऊपर उठ जाएगा। तो जैसे आप सांस लेंगे तो डायफ्राम उठ जाएगा। उससे बोलता कौन है, उससे जाके बोलता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। तो जब आप सांस खींचते हैं तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। वो जाके फटाक से आपके फेफड़े के डायफ्राम को बोलेगा भैया सांस खींच रहा है, तो एक काम करो आप ऊपर उठ जाओ। तो ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अपनी सांस को ऐसे आप सांस नहीं ले सकते अगर आप सांस को नहीं खींच सकते, जब तक जाके ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जाके आपके दिमाग, आपके फेफड़े को बोल ना दे कि भैया सांस ले रहा है तो डायफ्राम ऊपर उठ जा। समझ में आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे सेंटर मतलब क्या होता है, जहाँ पे ढेर सारे न्यूरॉन इकट्ठा हो जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर, ठीक है। हम लोग सिंपल से याद रखेंगे डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक डिपार्टमेंट है जो कि आपके सांस का देखता है, ठीक है, सांस का पूरा कारोबार संभालता है। जब ढेर सारा न्यूरॉन एक साथ इकट्ठा होगा तो वो अपना अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया सांस वाला काम हो गया, ठीक है। आप जब सांस खींचते हैं, आप देखिए समझिए यहाँ पे ढेर सारा न्यूरॉन, यहाँ पे भी ढेर सारा न्यूरॉन इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है, यहाँ पे ढेर सारा न्यूरॉन इकट्ठा हो गया, तो ये क्या काम करेगा, आपको देखिए उल्टी आती है, उल्टी करके उल्टी आती है ना, ये उल्टी भी कौन बोलता है, आप जब खाना खाते हैं तो आपको समझिए आपके शरीर में कुछ गंदी चीज़ चली गई, बैक्टीरिया वगैरह चला गया, तो दिमाग क्या करेगा, ये न्यूरॉन क्या करेगा, ये न्यूरॉन फटाक से ब्रेन को ऑर्डर देगा, ठीक है, कि भैया कुछ तो गलत सलत खा लिया है। तो ये ब्रेन न्यूरॉन को ऑर्डर देगा कि भैया जो ये इसने गंदा खाना खाया है ना, एक काम करो इसको उल्टी ला दो, उल्टी ला दो, उल्टी ला दो। तो ये जो ढेर सारा न्यूरॉन इधर इकट्ठा होता है ना, वो क्या करेगा, जब भी आप कोई गंदी चीज़ खाओगे तो आपके पेट में क्या लाएगा, उल्टी जैसा लाएगा, ठीक है। आपके पेट को ऐसे पिचकवा देगा, ठीक है। आपका पेट के अंदर खाना भरा हुआ है, आपके पेट को ऐसे पिचवा देगा। तो जब आपका पेट पिचकेगा तो पूरा खाना मुंह के साइड बाहर आएगा ना। तो ये जो उल्टी आती है वो किसकी वजह से आती है, वो कौन सा सेंटर होता है उल्टी वाला, उसे हम लोग बोलते हैं वॉमिटिंग सेंटर। कौन सा सेंटर,
वॉमिटिंग सेंटर, जिसको इंग्लिश नहीं पता, वॉमिटिंग मतलब उल्टी, उल्टी वाला सेंटर, ठीक है। तो उल्टी किसके वजह से आती है? जब तक दिमाग ऑर्डर नहीं देगा उल्टी का तब तक उल्टी नहीं आएगी। तो जो आपका वॉमिटिंग, उल्टी करने वाला डिपार्टमेंट होता है, सांस लेने वाला डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर में होता है। अब देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा एक और चीज़ संभालता है, बहुत सारी चीज़ें संभालता है, सुनिए उसमें से। जब आपको हिचकी आती है, ठीक है, जब आपको हिचकी आती है तो हिचकी आपके शरीर में हिचकी आनी चाहिए, उसके लिए कौन ऑर्डर देता है? आपका ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है आपको हिचकी दिलाने में काम मदद करता है, ठीक है। जब आपको हिचकी आनी चाहिए, ठीक है, हम लोग कहते हैं हिचकी वाले को याद कर रहा है, इतना दिमाग पागल है, याद करते बैठेगा सबको। जब आपको हिचकी आती है तो हिचकी वाले पार्ट को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट का क्या नाम है? हिकअप सेंटर। क्या बोलते हैं? हिकअप सेंटर। तो जब भी हिचकी वगैरह आती है तो वो कौन कंट्रोल करता है? हिकअप सेंटर कंट्रोल करता है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे भी एक और डिपार्टमेंट होता है, ये डिपार्टमेंट क्या करेगा? जब आपको छींक वगैरह आती है, छींक वगैरह, अच्छी, कौन बताएगा कि छींको? अपने मन से आप छींकते हैं? अच्छी, अपने मन से छींकते हैं? नहीं ना। तो छींकने वाला भी कौन बताता है? छींकने के लिए आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, एक सेंटर है, उस सेंटर का नाम है स्नीजिंग सेंटर। छींकने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्नीजिंग सेंटर। स्नीजिंग सेंटर क्या करता है? आपके शरीर को ऑर्डर देगा कि भैया छींक, अब छींक, छींक। समझिए नाक में कुछ अलग से सुगंध गई है तो क्या नाक में कुछ भूसा जैसे कुछ अटक गया है तो आपको बार छींक आती है, वो छींक कौन दिलवाता है? ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो स्नीजिंग सेंटर बैठा है ना, स्नीजिंग सेंटर, वो आपको छींक दिलवाता है। समझ में आ गया? स्नीजिंग मतलब सर्दी, सॉरी छींक। समझ में आ गया? अब देखिए आपको कफ वगैरह होता है, कफ वगैरह, कफ आता है ना, जम जाता है कफ, बूढ़े लोग में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है कफ का। तो कफ वगैरह का भी अपना एक सेंटर होता है, वो भी कफ का सेंटर कहाँ पे होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर किसका सेंटर होता है? कफ का सेंटर। तो कफ का भी सेंटर कहाँ पे होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, ठीक है। तो देखिए जितना भी मेन चीज़ है आपका ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कंट्रोल करता है? वॉमिटिंग सेंटर। पहला कौन सा? वॉमिटिंग सेंटर। दूसरा स्नीजिंग सेंटर, छींकने वाला सेंटर, वॉमिटिंग मतलब उल्टी वाला सेंटर। तीसरा आपका कफ वाला सेंटर। चौथा, आप जब सांस खींचते हैं तो आपके फेफड़े के नीचे जो डायफ्राम होता है, जब डायफ्राम उठेगा तब जाके आप सांस खींच पाएंगे। तो डायफ्राम को उठने का ऑर्डर कौन देता है? आपका जो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो आपको डायफ्राम को उठने का ऑर्डर देगा, ठीक है। तो सांस खींचने का भी सेंटर कहाँ पे है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। आपको हिचकी आनी चाहिए तो उसका भी सेंटर कहाँ पे है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। समझ में आ गया? ठीक है। तो अभी मैं एक बार ना क्या काम करूँगी, जब मैं ये पूरा आपको समझाने के बाद ना मैं अलग से बोर्ड पे लिख दूँगी कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो कौन सा काम करता है, पॉन्स है वो कौन सा काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये है वॉमिटिंग सेंटर, ये स्नीजिंग सेंटर, ये है कफ सेंटर, ये है कफ सेंटर, ये है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। देखो हम लोग ने मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे पॉन्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? पॉन्स के बारे में। अब देखिए हमने समझा था कि इधर मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नाम का एक डिपार्टमेंट होता है जो कि सांस ऊपर खिंचवाने में मदद करता है, ठीक है। आपने सांस ऊपर खींची, अब खींचने के बाद छोड़ेंगे भी ना सांस, किसी खींचे पड़े हैं, खींचने के बाद छोड़ेंगे सांस। जब आप सांस खींचते हैं तो जब छोड़ते हैं तो छुड़वाने में कौन मदद करता है? जब आप सांस खींचते हैं तो उसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सांस खींचने में मदद करता है। अब जब आपको सांस छोड़नी है तो सांस छोड़ने के लिए पॉन्स में एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट का नाम है न्यूमो सेंटर, ठीक है। क्या नाम है उसका? न्यूमो सेंटर। क्या नाम है? न्यूमो सेंटर, ठीक है। तो पॉन्स में एक डिपार्टमेंट है न्यूमो। अब कुछ लोग बोलेंगे इधर पी है तो प्यूनो सेंटर नहीं, प्यूनो नहीं, पी साइलेंट होता है, तो क्या हो जाएगा? न्यूमो सेंटर, ठीक है। तो जब आप सांस खींचते हैं तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर उधर काम करता है, जब आपको सांस छोड़ना होता है तो सांस छोड़ने के लिए ये पॉन्स के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, उसका नाम है न्यूमो सेंटर, ठीक है। कुछ न्यूरॉन्स आएंगे, देखिए कुछ न्यूरॉन्स आते हैं, वो लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। देखिए ढेर सारा यहाँ से न्यूरॉन आएगा तो कुछ न्यूरॉन यहीं पे रुक जाएंगे, समझो। सांस वाला न्यूरॉन, सांस खींचने वाला न्यूरॉन यहाँ पे रुक जाएगा, खिंचकी आने वाला यहाँ पे रुक जाएगा, उल्टी वाला न्यूरॉन यहाँ पे रुक जाएगा। पर अगर देखिए और न्यूरॉन कहेंगे भैया हम लोग का, ये लोग कहेंगे भैया हम लोग का तो घर आ गया है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया अभी तो हमारा घर नहीं है, अभी तुम्हारा स्टॉप और ऊपर है। तो समझिए जिस न्यूरॉन को पॉन्स में आना रहेगा वो लोग पॉन्स में आ जाएंगे, जिस न्यूरॉन को और ऊपर जाना रहेगा वो लोग और ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो पॉन्स के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपके सांस को छोड़ने में मदद करते हैं। किसको? सांस छोड़ने में। लिख लीजिए, सांस छोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। अब देखिए
आप लोग योगा वगैरह करते होंगे, अगर नहीं करते होंगे देखे तो होंगे सांस खींचते वगैरह, तो बहुत लोग देखिए सांस खींचते हैं, सांस खींचते थे, सांस खींच के रोके रहते हैं। और देखिए सांस आपने खींचा, आपने सांस खींचा, वो खिंचवाने में कौन मदद करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टर। कौन खिंचवाने में मदद करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो आपका सांस ऊपर खिंचवाने में कौन मदद करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब ठीक है, आपने सांस खींचा तो आप चाहते हैं कि आप सांस देर तक खींच के रखें। अब सांस देर तक खिंचवाने में कौन मदद करेगा? तो उसके लिए पॉन्स में एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है एपन्यूमेटिक सेंटर। क्या नाम है? एपन्यूमेटिक सेंटर। क्या नाम है? एपन्यूमेटिक सेंटर। ठीक है, तो जब भी आप सांस देर तक खींचते हैं तो उसके लिए एपन्यूमेटिक सेंटर आता है। क्या बोलते हैं? देर तक खींचते हैं, देर तक सांस खींचने के लिए कौन आता है? एपन्यूमेटिक सेंटर। ठीक है, ये हो गया हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हमारा पॉन्स हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर आप सांस खींचेंगे तो सांस खींचने में देर तक कौन मदद करता है? एपन्यूमेटिक सेंटर। और हम लोग पढ़ भी किसके बारे में रहे हैं? ब्रेन के बारे में। देखिए ब्रेन को समझने के लिए हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे अंदर ऑलरेडी है, वो अपना काम भी कर रहा है, पर उसका कौन कौन सा काम है हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर एक तरह से सोचेंगे तो कितना अजीब पार्ट बात है ना, ब्रेन को हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब देखिए आप समझते हैं कोमा में लोग कैसे जाते हैं। देखिए कोमा में लोग किसकी वजह से जाते हैं? देखिए हम सभी को पता है कि यहाँ से न्यूरॉन जाता है, यहाँ से ढेर सारे न्यूरॉन्स जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जब पूरा न्यूरॉन, क्योंकि कुछ न्यूरॉन देखिए यहाँ पे रुकते हैं, कुछ न्यूरॉन यहाँ पे रुक जाते हैं, जिसका घर आ जाता है, कुछ न्यूरॉन यहाँ पे रुकते हैं, कुछ न्यूरॉन सीधे जाके दिमाग के अंदर रुकते हैं। कहाँ पे? दिमाग के अंदर जाके रुकते हैं। ठीक है, अभी देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जो न्यूरॉन दिमाग के अंदर जाते हैं वो लोग जा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, जो न्यूरॉन एकदम ऊपर तक जाते हैं दिमाग के पास, वो न्यूरॉन ना इसके ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। तो जब न्यूरॉन दिमाग तक नहीं पहुंच पाता है तब लोग किस स्थिति में चले जाते हैं? कोमा वाली स्थिति में। ठीक है भैया, जब मेन चीज़ दिमाग के अंदर पहुंच ही नहीं पाएगी तो क्या होगा आपका? जब न्यूरॉन पहुंच नहीं पाएगा दिमाग तक तो क्या हो जाएगा आपका? कोमा में आप चले जाएंगे, क्योंकि न्यूरॉन क्या करता है? दिमाग को पूरी चुगली करता है, दिमाग को जब पूरी बात न्यूरॉन बताता है ना। अब जो न्यूरॉन दिमाग तक पहुंचेगा नहीं तो दिमाग को पूरी बात कौन बताएगा? तो जब दिमाग को कुछ पता ही नहीं रहेगा तो दिमाग कहाँ पे चला जाएगा? कोमा में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोगों को तो एक कोमा में लोगों की मौत हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है वो समझिए। देखिए जब ये न्यूरॉन ऊपर, पहले तो जब ये न्यूरॉन ऊपर तक नहीं जा पाता तो लोग कोमा में चले जाते हैं। अब जो बचा पूछा न्यूरॉन जाता भी है, मेडुला ऑब्लोंगेटा सांस वास दिला, देखिए जब कोमा में लोग जाते हैं ना तब वो लोग सांस लेते होते हैं। ठीक है, पर देखिए जब लोग कोमा में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि ज़्यादा दिन तक हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पहले क्या था, जब कोमा में आप जाते हैं तो ये न्यूरॉन ऊपर तक तो पहले से नहीं जा पा रहा है। ठीक है, और जो सांस वगैरह दिलाने वाला डिपार्टमेंट है, सांस भी कौन दिलवाता है? न्यूरॉन दिलवाता है। जहाँ पे ढेर सारा न्यूरॉन रहेगा वो क्या काम करेगा? आपको सांस खिंचवाने में और छोड़ने में मदद करता है। ठीक है, कौन मदद करता है? न्यूरॉन मदद करता है। अगर मान लीजिए न्यूरॉन ऊपर जाना ही बंद हो जाए, एकदम में दिमाग के किसी भी हिस्से में न्यूरॉन ना पहुँच पाए, तो क्या आप सांस ले पाएंगे? नहीं। एक तो पहले से आप कोमा में हैं, कोमा के साथ साथ अब आपका न्यूरॉन आपके सांस तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, सांस वाले सेंटर तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या आप सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो देखिए कोमा के साथ साथ डॉक्टर बोलते हैं कि अभी ज़्यादा दिन तक नहीं बचेंगे, क्योंकि न्यूरॉन ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो धीरे धीरे क्या करेगा? न्यूरॉन अपना टेंडेंसी कम करता जाएगा, कम करते करते सांस के सेंटर तक भी नहीं पहुंच पाएगा, तो लोगों की सांस रुक जाती है। तो कोमा में जाते जाते कुछ दिन बाद या फिर कुछ महीने बाद वो लोगों की मौत हो जाती है। क्यों? इसी के कारण, क्योंकि न्यूरॉन जो जा रहा था वो जा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो न्यूरॉन बहुत बड़ा काम करता है। टीवी वगैरह में ज़्यादातर यही होता है कि लोगों की याददाश्त जाती है। जब जिसकी याददाश्त जाती है ना तो वो टीवी में देखा होगा, वो सभी को भूल जाएगा, बोलेगा मैं कहाँ पे हूँ, आप लोग कौन है, नहीं ये मेरा घर नहीं है। होता है, समझ में आएगा कोमा में लोग क्यों जाते हैं? बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये देखिए, ये आपका हिंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स का अलग अलग, मैंने बताया था ना कि मेडुला ऑब्लोंगेटा उल्टी के लिए, छींक के लिए, सांस खींचने के लिए, हिचकी के लिए ये जिम्मेदार होता है। न्यूरॉन्स जैसा इकट्ठे होते हैं, उसे लोग सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक सेंटर अपना अलग अलग काम करता है। ठीक है, अब देखिए पॉन्स में सांस छोड़ना, सांस खींच रहे हो, सांस छोड़वाएगा कौन? पॉन्स। आपको लंबे समय तक सांस लेनी है, आप सांस लेते हो तो लंबे समय तक रोकने का काम कौन करता है?
एपनियोस्टिक सेंटर करता है, पर सांस छोड़ने का काम न्यूमा सेंटर ही करता है। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रिप्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।